सबसे पहले तो हम सब पढ़ रहे थे अनुसंख्य गुणधर्म कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या था और अनुसंख्य गुणधर्म कितने थे। तो अनुसंख्य गुणधर्म है जो विलेय के कण की संख्या पर निर्भर करता है, समझे ना। और ये 4 प्रकार के थे। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था हिमांक में अवनमन जिसको कहते हैं डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो आज का टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि जो हम 3 को पीछे पढ़े उसको थोड़ा सा के लिए हम रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन देखिएगा, यहां पर हम पढ़े थे कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में, गुणधर्म। तो देखिएगा थोड़ा सा समझना है, ये 4 को हमको पढ़ने के लिए था। पहला था RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमको पढ़ने के लिए क्या था P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB, या इसी को अगर डिफाइंड किए थे तब P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर NB बटा NA प्लस NB। याद करिएगा, जहां B जो था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था और A जो था वोलाटाइल सॉल्वेंट, ए ना था, माने अवाष्पशील विलेय B था और A जो था वाष्पशील विलायक था। नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्या पढ़े थे? बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते थे क्वथनांक में उन्नयन। तो इसमें हम पढ़े थे क्या, याद करिएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और एम बराबर जो आया था वो था बी इंटू 1000 अपॉन ए इंटू एम डब्ल्यू। अब यहां पर इसको रख सकते हैं, और यहां पर डेल्टा टीबी बराबर जो आया था, देखिएगा डेल्टा टीबी बराबर आया था टीबी माइनस टी नॉट बी। याद करिए, तो फॉर्मूला के आगे एक और बढ़ा सकते थे, टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी इंटू बी इंटू 1000 अपॉन ए इंटू एम डब्ल्यू। ये था बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम पढ़े थे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। कौन पॉइंट पढ़े थे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वही था, देखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट को समझे थे वो फ्रीजिंग पॉइंट था, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और एम बराबर तो यही होगा, लेकिन डेल्टा टीएफ बराबर जो हम बताए थे टी नॉट एफ माइनस टीएफ आया था, माने शुद्ध हिमांक में बिलियन के हिमांक को घटाए थे, समझे ना। और ये सब जो निकल के आया था वो ग्राफ से आया था। तो 3 को तो ऑलरेडी हम सब पढ़ लिए पहले। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें जो कंसंट्रेशन है, इसमें जो थ्योरी है वो थ्योरी को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो आज का क्लास चालू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, आज का टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, देखो प्रासरण दाब में 2 गो पहले पॉइंट है। एक पॉइंट आता है विसरण और दूसरा पॉइंट आता है परासरण। ये विसरण और प्रासरण क्या है? तो जो विसरण और प्रासरण को समझ गए तो समझिए प्रासरण दाब को समझ जाएंगे। आज इसी को तो समझना है ध्यान से। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब विसरण और ऑस्मोसिस मतलब प्रासरण। ये है क्या? देखिएगा, हम पहला बात करते हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन विसरण का। सबसे पहले आप एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर ले लिए और
इस कंटेनर में एक सस्ता सा मेम्ब्रेन लगाइए, सस्ता सा मेम्ब्रेन। देखिएगा यही है। कोई कहेगा सर इस सस्ता सा मेम्ब्रेन क्या है सर? जिसको आप लोग हिंदी में झिल्ली कहते हैं, खाने वाला झिल्ली मत समझिएगा, कोशिका वाला भी मत समझिएगा, ये मेम्ब्रेन समझा रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए बाबा का धोती है ये, धोती, ठीक है ना। चलिए इस सस्ता वाला मेम्ब्रेन समझा रहे हैं थोड़ा सा। अब यहां पर थोड़ा सा समझो तुम, ये सस्ता वाला मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। कभी आप घर में, एकदम सिंपल सी बात को बता रहे हैं, कभी आप घर में चाय हुई बनाए होंगे तो देखते होंगे गांव देहात में क्या होता है कि चाय को या तो चायछानी से छानिए, नहीं तो फिर चायछानी नहीं मिला और ततलबी में छानना है तो आप एक कपड़ा को भिंगा के उस पर धर देते हैं, उस पर छान देते हैं। ऐसा ही है क्या कि उसके अंदर खाली लिक्विड जाता है, गंदगी नहीं जाता है। प्रयोग करके देख सकते हैं घर में। चाय छान लीजिए, छानने के बाद उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद उस चाय को अलग करके देखिए, नीचे देखिए कितना गंदगी बैठ जाएगा। बैठता कि नहीं बैठता है? तो वैसे ही होता है मेम्ब्रेन। फिल्टर देखे होंगे जो पानी में होता है, समझे। फिल्टर दो तरह के, वो बहुत महंगा फिल्टर है जिसमें से केवल शुद्ध कण ही निकलते हैं, और एक सस्ता वाला जिसमें से शुद्ध और अशुद्ध दोनों निकल रहा है। तो हम यहां पर अशुद्ध वाला ले रहे हैं। यहां पर कौन ले रहे हैं? अशुद्ध, सस्ता वाला। यहां पर कर रहे हैं क्या ना कि ई साइड में C1 है, माने बिलियन 1। चलो इसको हम लेते हैं सॉल्यूशन 1, इसको लेते हैं सॉल्यूशन 2, जिसका कंसंट्रेशन C1 होगा और इसका कंसंट्रेशन C2 होगा। समझे? सांद्रता। अब कहिएगा कि सर सांद्रता कौन ची है, इसको भी हम समझाते हैं। आज तक तो पढ़ते हुए किए हैं लेकिन क्लियर करते हैं। एक गिलास पानी, एक गिलास 2 गिलास पानी लीजिए। दोनों गिलास में पानी की मात्रा समान होनी चाहिए, लेकिन एक गिलास में 50 ग्राम चीनी तो दूसरा गिलास में 100 ग्राम चीनी। अब कहेगा सर सांद्रता किसका ज्यादा है, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक रहेगी कंसंट्रेशन उसी का ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन 100% क्रेडिट सॉल्यूट को देता है। जितना ज्यादा संख्या में सॉल्यूट उतना ज्यादा कंसंट्रेशन उस विलयन का। पता लग गया ना? कहेंगे कंसंट्रेशन क्या है, तो जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक होती है कंसंट्रेशन उसी का ज्यादा होगा। हम इस सॉल्यूशन में मान के चलते हैं कि C1 का कंसंट्रेशन जो है C2 से ज्यादा है। C1 का कंसंट्रेशन C2 से कुछ ही है। इसका मतलब पता होना चाहिए कि C1 में विलेय के कण अधिक हैं, सॉल्यूट पार्टिकल। कौन पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल अधिक है। और C2 में विलायक के कण अधिक है। विलायक के कण कुछ ही है, अधिक है, माने सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं। कहने का मतलब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहने का अर्थ है कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें विलेय के कण ज्यादा होंगे कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा। अब कोई कहेगा ना सर यहां पर आप कह दिए कि C1 है, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम तो यहां लिख दिए कि C1 में विलेय के कण अधिक है। विलेय के कण को चाहिए अधिक है, यहां पर कर दो विलेय अधिक है, इसमें भी कर दो विलायक अधिक है। अब कहेगा सर यहां भी तो आप लिख रहे हैं अधिक, तो आप ये काहे नहीं समझ रहे हैं बात को। यहां पर C2 है, तो C2 में विलायक अधिक है, इसका मतलब विलेय कम होगा ना जी। विलेय कुछ होगा, कम होगा। समझ आ रहा ना? हम यहां पर लिख सकते थे कि C2 में विलेय कम है, हम लिख दिए विलायक अधिक है, क्या दिक्कत है? हम तो बता दिए कि कंसंट्रेशन का क्रेडिट जो जाता है वो सॉल्यूट के ऊपर जाता है, कि जितना ज्यादा सॉल्यूट रहेगा कंसंट्रेशन उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ टॉपिक पे। ये C1 है, ये C2 है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। इसमें विलेय की मात्रा अधिक है तो इसमें विलायक की मात्रा अधिक है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो इसमें लिखते हैं सॉल्यूट पार्टिकल अधिक है, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल अधिक है। ठीक है, अब ध्यान देना,
देखो इस सस्ता वाला मेम्ब्रेन जो लिए ना, सस्ता वाला मेम्ब्रेन में क्या है कि मोटा कण भी प्रवेश कर जाता है, पतला कण भी प्रवेश कर जाता है। अब सुनो यहां पे ई साइड से ई साइड में क्या जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल। ई साइड में अधिक है सॉल्यूट तो ई साइड में सॉल्यूट ना जाएगा, ई साइड में सॉल्वेंट अधिक है तो ई साइड में क्या आएगा, सॉल्वेंट। चलो इधर से इधर सॉल्यूट जा रहा है, इधर से इधर सॉल्वेंट जा रहा है, कुछ जा रहा है सॉल्वेंट। तब कहेगा ना कि सर विसरण क्या है, लिखेंगे विसरण क्या है, लिखना नहीं है, हम लिखाएंगे अभी। देखिए यहां पे क्या होती है ना कि विसरण में, देखो हम लिखते हैं विसरण में विलेय तथा विलायक के कण, विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। कौन से होते हैं, प्रवाहित होते हैं। अब यहां पर सुनो, वर्ड को समझना। मैंने बोला क्या कि विसरण में विलेय तथा विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। कोई कह देगा ना कि सर उच्च सांद्रता इसको माने थे, कि इसको माने थे, C1 को माने हैं, और निम्न सांद्रता इसको कहे हैं, तो सर केवल विलेय विलायक कण यहां से यहां रहेगा ना, तो नहीं। ये जो विलयन हुआ ये विलायक के लिए उच्च सांद्रता हुआ, और ये जो विलयन हुआ ये विलेय के लिए उच्च सांद्रता हुआ। तो विलेय के लिए उच्च सांद्रता में विलेय अधिक है और विलायक के लिए उच्च सांद्रता में विलायक अधिक है, तो जो अधिक रहेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इधर से उधर की ओर कौन जा रहा है, सॉल्यूट। कौन जा रहा है, इधर से इधर की ओर कौन आ रहा है, सॉल्वेंट। कौन आ रहा है, क्या पता लग गया। अगर पूछ देगा कि विसरण क्या है तो नहीं लिख सकते हैं कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलेय तथा विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। कहां से कहां की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। समझे, इसमें पॉइंट देना है बुआ, पॉइंट इसमें आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है जो सुन लीजिएगा, इसमें विलेय तथा विलायक के दोनों कण गति में रहते हैं। कौन सी में रहते हैं, गति में रहते हैं, माने मोमेंटम में रहता है। बताओ, सुन लो, अर्धपराग में झिल्ली है, जन्य जौन ज्यादा हो जाएगा वो विपरीत में चला जाएगा। तो इधर से इधर विलायक, इधर से इधर विलेय, तब विलेय भी जा रहा है विलायक भी जा रहा है। समझे ना, ये दोनों का विसरण कब रुकेगा, जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन समान हो जाएगा। समझे ना। चलिए पॉइंट नंबर 2, विसरण की क्रिया तब रुकती है जब दोनों तरफ सांद्रता समान हो जाए, समान ना हो। समझे ना, कहने का मतलब क्या, तब रुकती है जब दोनों तरफ की सांद्रता समान ना हो। माने सांद्रता समान हो गया तो विसरण रुक गया, सांद्रता समान नहीं होगा तो विसरण नहीं रुकेगा। समझे ना, वो एक दूसरे से की तरफ गति करते रहेगा। तीसरा पॉइंट है इसी में
एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है ना, यहां पर देखिएगा, तीसरा कहता है कि यह क्रिया द्रव्य तथा गैस दोनों में होती है। कौन सी में होती है? द्रव्य और गैस दोनों में होती है। द्रव्य में भी होता है और कौन सी में होता है? गैस में भी होता है। लेकिन जब आगे प्रासरण पढ़ाएंगे, अभी तुरंत प्रासरण बताएंगे, तो देखिएगा इससे उल्टा होगा, वो एकदम डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। उसमें जानते हैं ये वाला छट जाएगा, विलेय के कण प्रवाहित नहीं होता, केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं। उसमें क्या है ना कि उसमें प्रासरण जो होते हैं, प्रासरण अपने से नहीं रुकता है, प्रासरण को दबाव दे के रोका जाता है। ये अपने से रुक रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, बराबर हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन प्रासरण ऐसा कुछ नहीं है, प्रासरण को जब तक दबाव नहीं दीजिएगा तब तक रुकेगा नहीं। तीसरा, ये गैस और द्रव दोनों में होता है, वो गैस और द्रव दोनों में नहीं होती है, वो केवल द्रव्य में होती है। समझे ना? तो ये आपको मिला पढ़ने के लिए प्रासरण दाब का मेन पॉइंट अभी आया, विसरण, और विसरण के तुरंत बाद अभी चलेंगे प्रासरण, और उसके बाद प्रासरण दाब पर की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए सब मिलके। देखिए यहां पर है प्रासरण, प्रासरण जिसको आप लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। बस यही क्रिया इसमें है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। ऑस्मोसिस में क्या किया ना कि देखिएगा, एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में थोड़ा सा महंगा वाला मेम्ब्रेन डाल दिए। कौन मेम्ब्रेन डाले? महंगा वाला, जिसको आप लोग कहते हैं अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली इंग्लिश में कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन और शॉर्ट में बोला जाता है एसपीएम। कौन कहा जाता है? एसपीएम। अच्छा एक बात सोचना, ई मेम्ब्रेन में अंतर क्या है? ये मेम्ब्रेन हम बताया कि एकदम समझो कि बाबा का धोती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये बाबा का धोती नहीं है। समझे ना? ये मेम्ब्रेन जो है, आप देखते होंगे फिल्टर। क्या देखते हैं? फिल्टर। तो फिल्टर में देखते हैं जो करंट से चलता है, उसमें देखते हैं कि जितना पानी आपको पीने के लिए नहीं गिरे, उससे ज्यादा पानी आपको गंदगी की तरफ गिरता है। होता है कि ना होता है? तो केवल विलायक के कण, एकदम शुद्ध विलायक के कण प्रवेश होते हैं। एकदम जितना कम कंसंट्रेशन वाला विलयन रहेगा वही प्रवेश करेंगे। तो यहां पर सोचो, ई साइड में भी है कंसंट्रेशन 1, इधर है कंसंट्रेशन 2। यहां पे ले लिए कि C1 का कंसंट्रेशन जो है C2 से ज्यादा है। C1 का कंसंट्रेशन क्या है? C2 से ज्यादा है। तो इधर तो आपको पता है कि इधर सॉल्यूट है, इधर क्या है? सॉल्यूट। इधर क्या ज्यादा है? सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होती है ना, देखिएगा, इसमें केवल विलायक के कण ही प्रवेश होते हैं बुआ, इसमें विलेय के कण प्रवेश नहीं होता है। देखिएगा यहां से इधर जा रहा था कौन? सॉल्यूट जा रहा था। कौन सी जा रहा था? सॉल्यूट। इधर से इधर क्या जा रहा था? सॉल्वेंट। क्या जा रहा था? तो बताना, हम क्या बोले कि केवल जितना पतला कण रहेगा, जितना शुद्ध कण रहेगा, वही अर्धपरागमय झिल्ली से प्रवेश करेगा। तो बताना क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, कहा कि इधर से इधर की ओर कौन जा रहे हैं? सॉल्यूट पार्टिकल जा रहे थे। हमको तो इससे केवल प्रवेश कौन करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? प्रासरण वह क्रिया है जिसमें
अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा, अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा केवल विलायक के कण उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होती है। सुन लो, यहां पर देख लो, पहले बोले उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता। इसमें क्या है ना कि केवल निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले की ओर जाता है। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले की ओर कौन जाएगा? विलायक के कण जाएगा। कौन जाएगा? विलायक। कहा कि निम्न सांद्रता वाले में विलायक के कण अधिक है, वही तो खाली प्रवेश करेगा। समझे ना? हाँ, एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं इसका। एक डिफिनेशन और क्या कह सकते हैं कि विलायक के उच्च सांद्रता वाले विलयन से, विलायक के उच्च सांद्रता, ये जो हम बोले थे डायरेक्ट उच्च सांद्रता बोल दिया, इसका मतलब विलय का है। हम बोलेंगे विलायक के उच्च सांद्रता वाले से विलायक के निम्न सांद्रता वाले की ओर प्रवाहित होता है। ये विलायक के उच्च सांद्रता हुआ तो यहां से इधर की ओर जाएगा, तो इधर विलायक कम है ना जी, तब विलायक के निम्न सांद्रता की ओर केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, तो वह क्रिया भी कौन सी कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखो यहां पर आओ, यहां पर लिखे ना पहला पॉइंट में, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट में आ जाएगा, इसमें केवल विलायक के कण प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित होते हैं या गति में होते हैं। ठीक है। दूसरा यहां पर बोलो, विसरण की क्रिया तब रुकती है जब दोनों तरफ सांद्रता समान ना हो। ठीक है ना? चलो सही है, बोल रही थी वो, सांद्रता समान हो, लिख दो। ठीक है ना? अब यहां पर बोलेंगे वैसा वर्ड नहीं, ध्यान देना, परासरण को रोकने के लिए समझे ना? ध्यान देना, परासरण को रोकना है तो उच्च सांद्रता वाले के ऊपर, उच्च सांद्रता वाले विलयन के ऊपर दाब लगाया जाता है। समझे? एक बात को ध्यान देना, ये जब तक यहां पर दाब नहीं लगाएंगे तब तक हमको सांद्रता रुकवे नहीं करेगा, वो प्रवेश करते रहेगा। कुछ करते रहेगा? प्रवेश करते रहेगा। तीसरा, यह क्रिया द्रव तथा गैस दोनों में होती है। कौन? विसरण। लेकिन परासरण जो होता है ना, केवल द्रव्य में होती है, केवल द्रव्य में होती है। समझे ना? परासरण की क्रिया केवल द्रव्य में होती है। तो आज का ये टॉपिक जो मेरा निकला, ये टॉपिक है क्या जानते हैं? विसरण और परासरण। समझे? अब थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा खाली ध्यान देना है कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो एक बार घर में बैठ के इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये दोनों टॉपिक जो समझ लिए ना, तुरंत देखिएगा परासरण दाब आएंगे, वो भी समझ जाएंगे आप। समझे? तो स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोग के लिए एक अच्छा सा चैनल है कि फ्री में आपको वीडियो मिल रहा है, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर, सब चैप्टर का, 12th का, बिहार बोर्ड का या इंजीनियरिंग मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन है। देखिएगा, इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात ध्यान देना, अभी तुरंत पढ़े, अभी हम पढ़े परासरण के बारे में, विसरण के बारे में, अभी तुरंत अब पढ़ना है परासरण दाब। तो परासरण दाब में सबसे बड़ा योगदान है अर्धपरागमय झिल्ली का, कि अर्धपरागमय झिल्ली है क्या। देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं
जो आप पढ़े हैं वही चीज को हम बता रहे हैं। देखिए, दो कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर को एक अर्धपरागमय झिल्ली से जोड़ दिए। यही है अर्धपरागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली, जिसको आप लोग कहते हैं बुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट को डाल दिए, प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान देना, प्योर सॉल्वेंट यही है, ये शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट। और इस कंटेनर में विलयन है, क्या है, विलयन, ठीक है। सबसे पहले तो बात आती है कि अर्धपरागमय झिल्ली क्या है। इसके पहले हमें तुरंत पहले बताए थे झिल्ली के बारे में, तो उसमें हम बताए थे क्या कि ये जो है महंगा वाला मेम्ब्रेन, इसके पहले बताए थे सस्ता वाला मेम्ब्रेन, जिसमें से विलेय और विलायक के कण दोनों प्रवेश कर जाते हैं, माने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में चले जाते हैं। लेकिन अर्धपरागमय झिल्ली में ऐसा नहीं होता है। अर्धपरागमय झिल्ली में केवल प्योर सॉल्वेंट ही प्रवेश करते हैं, शुद्ध विलायक के कण ही जाते हैं। अब यहां पर सोचो, थोड़ा सा समझना, हम लिखते हैं अर्धपरागमय झिल्ली क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली क्या है, लिखेंगे वैसे झिल्ली जिसमें से केवल शुद्ध विलायक के कण, शुद्ध विलायक के कण प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं, प्रवेश करते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है अर्धपरागमय झिल्ली है क्या है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसे झिल्ली जिसमें से केवल शुद्ध विलायक के कण प्रवेश करते हैं। जैसे आप कभी घर में देखे होंगे कैंट लगा हुआ रहता है। कैंट क्या है कि जब ऊपर टंकी से जुड़ा हुआ है कैंट, करंट देते हैं तो एक पानी शुद्ध है जो कैंट के अंदर गिरता है एक बॉक्स में, और एक पानी है जो गंदगी नाली में गिरती है। कभी आप देखिएगा, कभी प्रयोग करके या उसको एब्जॉर्ब करके देखिएगा, आपको तो एक पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कैंट के अंदर बॉक्स में, और जो बाहरी गिर रहा है एक पाइप के सहारे पानी, उसको एब्जॉर्ब करके देखिएगा। अगर बाहरी 20 लीटर पानी गिरा ना, तो कैंट के अंदर जो बॉक्स है उसमें 2 लीटर पानी एब्जॉर्ब होगा। अब सोचिए कि ऊपर से 22 लीटर पानी बर्बाद हुआ, जिसमें से 2 लीटर पीने लायक हुआ, अब 20 लीटर बर्बाद हो गया। इसका कारण क्या हुआ कि ये जो पानी बाहर निकल गई उसका कण मोटा था। उसका कण क्या था, मोटा था, वो शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था। जो शुद्ध था वो तो बाहर आ गया। तो वही फिल्टर है जो फिल्टर से निकल के वहां पर गया पानी, शुद्ध पानी, उसी को कहा जाता, उसी फिल्टर को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर समझो, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर में हम ऑलरेडी विलयन ले लिए, एक कंटेनर में शुद्ध विलायक ले लिए। विलयन और विलायक इस चलते लिए कि दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ दिए हैं। अब तो एक चीज हमको पता लगा कि अर्धपरागमय झिल्ली से केवल शुद्ध विलायक के कण प्रवेश होते हैं। इसको कहने का मतलब है क्या कि ई साइड वाला कण क्या ई साइड आ रहा होगा? नहीं, क्योंकि ये विलयन है, इसके कण मोटे हैं, मोलों की संख्या अधिक है, इसका कंसंट्रेशन अधिक है, कुछ भी बोल दो। हम बताए थे कि कंसंट्रेशन का क्रेडिट जो जाता है विलेय पर जाता है। किस पे जाता है? जितनी ज्यादा संख्या में कंसंट्रेशन हो विलेय होगी, उतना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा, उतना ज्यादा उसका मोलों की संख्या होगी। समझ में आ रहा ना? अब आगे हम चलते हैं। हम बता रहे हैं क्या कि ये विलयन तो इस साइड में प्रवेश करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अर्धपरागमय झिल्ली लगा दिए। हाँ, ई साइड के विलयन उस साइड में जाएगा, तो ये विलयन नहीं है, ये कौन-सी है? शुद्ध विलायक है। हम बोल रहे कि शुद्ध विलायक अर्धपरागमय झिल्ली से प्रवेश कर जाते हैं।
यहां से ऊपर से हम और दे रहे हैं शुद्ध विलायक। क्या होगा कि शुद्ध विलायक अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा विलयन में प्रवेश करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये नाली के सहारे या पाइप के सहारे ये विलयन यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां से हम और देंगे शुद्ध विलायक, फिर और इधर प्रवेश करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये कौन लगा हुआ है? पिस्टन, लॉकर जिसको कहते हैं, ये पिस्टन ऊपर उठेगा, विलयन इधर से जाएगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। लेकिन एक ऐसा समय भी तो आएगा ना कि पिस्टन अब ऊपर नहीं जाएगा, लॉक लगा हुआ है तो रुक जाएगा जाके। अब इधर से आप डाल रहे हैं विलायक, इधर जाके रुक गया, तो एक समय ऐसा भी आएगा ना कि इधर से विलायक डालिएगा तो क्या विलायक के कण इधर प्रवेश होंगे? जगह ही नहीं है तो कैसे होंगे? तो अंत में यहां पर कौन लगेगा? एक प्रेशर लगेगा। कौन लगेगा? आप इधर से दे रहे हैं, इधर से प्रेशर लगा रहा है, इधर से दे रहे हैं ना विलायक, इधर से प्रेशर लगा रहा है, तो जो यहां पर प्रेशर लग रहा है ना, इसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन प्रेशर कहा जाता है? कौन प्रेशर कहा जाता है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जो सुन लीजिएगा, यह वह दाब है जो अर्धपरागमय झिल्ली से विलायक के कण विलयन में जाने के लिए या प्रवाहित होने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया दाब है। प्रवाहित रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया कुछ ही है, दाब है। बताओ, विलायक के कण विलयन में जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है? अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा। लेकिन अंत में जब इस पे हम इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? यहां पर एगो दाब लगा देंगे, यह दाब लग जाएगा, तो इसी दाब को कौन दाब कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए ना? प्रासरण दाब, प्रासरण दाब है, यह वह दाब है जो अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया दाब है। सुन लो, स्टेटमेंट जो लिखे थोड़ा सा समझिएगा। हम क्या लिखे? यह वह दाब है, एक दाब है। कैसा दाब है? जो अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा क्या कहता है? विलायक से विलयन में होने वाले, समझे ना? प्रासरण, विलायक के कण विलयन में जा रहे हैं अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा, तब उसको प्रासरण कहा जाता है। कौन कहा जाता है? लेकिन हम चाहते हैं क्या कि प्रासरण दाब क्या है? तो विलायक से विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए। अब बताओ, यहां से वहां जा रहा था तो प्रासरण तो वहीं रहा था, लेकिन विलयन के ऊपर एक दाब लगा दिए तभी प्रासरण रुक गया। ये प्रासरण कुछ हुआ, तो वही चीज लिखे, विलायक से विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए। कौन करने के लिए? कहां पर दाब लगाया जा रहा है? विलयन के ऊपर। देखो बताओ, विलयन के ऊपर दाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसी दाब को कौन दाब कहा जाता है? प्रासरण दाब। कौन दाब कहा जाता है? देखिएगा, इसे पाई या पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां पर आइएगा, प्रासरण दाब को पाई या पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं आगे तो दो गो नियम आता है। एक आता है बॉयल नियम। कौन नियम आता है? बॉयल नियम। बॉयल साहब क्या बोले? बॉयल साहब बोले कि प्रासरण दाब जो है विलयन के मोलरता पर निर्भर करता है। कौन पर निर्भर करता है?
विलयन के मोलरता पर। मोलरता कहने का मतलब क्या है बता, विलायक के कण इधर जा रहा है, विलायक के कण क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। तब विलायक के कण इधर जा रहा है, इधर से अगर हम दाब लगा दिए तो क्या हुआ, विलायक के कण रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, विलायक का कण रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो अगर विलायक के कण रुक गया और यहां से हम दाब लगा दिए तो विलयन में विलेय तथा विलायक जो है, सॉरी विलेय तथा विलायक जो है तो वो क्या है, एक दूसरा से घुल मिल जाएगा, पूरा नहीं घुल मिल जाएगा। इसके कण तो इधर आएंगे नहीं, क्या आएंगे। और आप पढ़ें कि विलयन में, ये विलयन है ना, विलयन में विलेय की मात्रा कितना है ये हमको देखना। तो विलयन में विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो प्रासरण दाब जो होते हैं ना, मोलरता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन प्रोपोर्शनल होता है, बॉयल लॉ यही बोला है कि पाई समानुपाती मोलरता, पाई समानुपाती माने प्रासरण दाब जो होता है ना मोलरता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्रासरण दाब लगेगा उतना ही ज्यादा उसका मोलरता होगी। कौन सी होगी, मोलरता होगी। अब मोलरता को एक शब्द और बोलते हैं, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो आप इसको बोल सकते हैं मोलरता या कंसंट्रेशन, पाई समानुपाती एम या सी। क्या कोई दिक्कत है, यहां पर लिख सकते हैं एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कौन में होना चाहिए, लीटर में। कौन में होना चाहिए, लीटर में। याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। सांद्रता को भी वही बोलते हैं। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं ना तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से डिनोट किया जाता है, कौन से, अब बटा भी। तो m बराबर कौन आ गया, n बटा भी। कोई दिक्कत है ना। इसको हम और भी लिख सकते हैं, c बराबर भी n बटा भी होता है, कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। हम बताए हैं कि कंसंट्रेशन का क्रेडिट किसको जाता है, तो विलेय को। जितना ज्यादा विलेय की संख्या उतना ज्यादा मोलों की संख्या उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। क्या कोई दिक्कत है। तो एक नियम तो आया क्या, बॉयल का नियम। दूसरा नियम इसमें आए थे गेलुसाक साहब। कौन लुसाक साहब, गेलुसाक। गेलुसाक बोले जानते हैं क्या, कि विलयन में जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे ना प्रासरण दाब उतना ही ज्यादा लगेगा, लगेगा। जो आप पढ़े थे किसको, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर और उतना ही ज्यादा प्रेशर, नहीं पढ़े थे। यहां पर भी वही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर समझे उतना ज्यादा कुछ होगा, वेपर बनेगा। अब वेपर बनेगा तो वहां से भी प्रेशर लगवे करेगा, नहीं लगेगा। तो गेलुसाक साहब ये वर्ड को दे दिए कि विलयन के ऊपर लगाया गया टेम्परेचर या विलयन में दिया गया टेम्परेचर उसके प्रासरण दाब के समानुपाती होता है। और भी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। कौन में होना चाहिए, केल्विन में। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बताए क्या, बॉयल नियम। अब दूसरा नियम आ गया गेलुसाक। कौन आ गया, गेलुसाक का नियम। तो गेलुसाक का नियम क्या है, ये डायरेक्ट बोले है ना कि प्रासरण दाब जो होता है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई टेम्परेचर जो होना चाहिए ना ये केल्विन में होना चाहिए। कौन में होना चाहिए, केल्विन में। अब देखिए इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो जब 1 और 2 से चलते हैं तो पाई समानुपाती कौन होगा बताओ तो, यहां पर c यहां पर कौन है t, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या mt भी हो जाएगा। पाई समानुपाती m और t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे आओ, समानुपाती टर्म को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं हम। तो यहां पर बताना पाई बराबर आर सी टी। कोई कहेगा ना सर यार क्या है, तो आर, जहां आर बराबर गैस अस्थिरांक है। आर बराबर क्या है, गैस अस्थिरांक, जिसका मान होता है 0.0821 atm पर मोल पर लीटर, यही होता है जी।
इसका मान होता है, आर का मान याद कर लो, सब जगह पर यूज होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं यही समीकरण को। पाई बराबर, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं CRT, लिख सकते हैं, सी को आगे कर दिया, RT को पीछे कर दिए। बताओ तो C बराबर क्या आया था, N बटा V आ गया ना। पाई बराबर N बटा V इंटू RT लिख सकते हैं। एक फार्मूला तो यहां पर हमको मिल गया। अब इसको आगे जब गैस के नियम में गैसियस स्टेट में चलते हैं ना, तो ये फार्मूला हमको मिलता था, तो इसको हम बोलते थे, जानते हैं, पाई भी। देखो पाई भी पटी चल गया, या इसी को बोल सकते हैं पी भी, नहीं बोले थे, प्रासरण दाब को पाई या पी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो या तो पाई भी ना तो पी भी बराबर कौन आ गया, NRT। कौन आ गया, NRT। क्या कोई दिक्कत है? अब यहीं पर इसको थोड़ा सा हम डिफाइंड और करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब यहां पर जो हम लिखे हुआ पाई भी बराबर NRT, तो आप पढ़े ये फार्मूला को और डिफाइंड कर रहे हैं, तो N बराबर क्या पढ़े हैं आप, N बराबर नहीं पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल निकालना रहता है, तो कैसे निकालते थे, दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भाग देते थे, याद आ रहा है, दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से। तो दिए गए द्रव्यमान मानते हैं कि मास कुछ और है, तो उसमें आणविक द्रव्यमान से भाग दे दो मॉलिक्यूलर वेट से। R का मान पता हो ही गया, T का मान अगर T डिग्री सेल्सियस में दे दे तो केल्विन में बनाने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाना है, तो 25 प्लस 273 बराबर 298, इतना केल्विन आ गया, समझे ना। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, और बाकी एक क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं एक दो को, उसके बाद क्लियर हो जाएगी, बोलिए, समझे ना। तो इस तरह से अब यहां पर आओ, इसका मान यहां पर पुट नहीं कर देंगे, तो लास्ट फार्मूला जो आपको आएगा पाई बराबर, सुन लो, पाई बराबर N का मान कौन सी है, M, अब बटा MW ना, गुना R गुना T, गुना को चुआ T अपॉन नीचे आना MW ना जी, MW गुना V आया ना, V साइड में ऊपर चल जाएगा V। आपको कहेगा सर V दे रहेगा कि नहीं, तो V दे चाहे मत दे, आपको तो हम बताए हैं कि V हमेशा 100 सीसी को लेके चलना है। कितना सीसी, 100 सीसी। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए और देखिए वो क्वेश्चन हम बना के अभी दिखाते हैं। यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया का प्रासरण दाब ज्ञात करें, प्रासरण दाब ज्ञात करें। देख लो इधर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो आप पढ़े पाई बराबर क्या पढ़े, तो पाई बराबर पढ़े M गुना R गुना T अब बटा MW गुना V, यही ना पढ़े हुआ। अभी जो फॉर्मूला आया यहां निकल के। अच्छा बताना M कितना, बताना यूरिया कितना प्रतिशत दे दिया है, 100 में 5%, मतलब 5 ग्राम होगा यूरिया, तो 5 ग्राम गुना R का मान कितना है जी, 0.0821, 0.0821 गुना टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 25, इसको बनाना है कोची में, केल्विन में, कितना आया 25 डिग्री सेल्सियस को कितना बोलेंगे, 298 केल्विन। कितना केल्विन, 298 बटा MW। तो बताना यूरिया का मोलिक्यूलर वेट, यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2, नहीं जी, बताना कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 2 को तो 14, हाइड्रोजन 4 को तो 4, हो गया कि नहीं हो गया, जोड़ दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 इंटू वॉल्यूम कितना सीसी में है, 100 सीसी में है। कितना सीसी में 5% यूरिया है, तो 100 सीसी में, सीसी को लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना जी, तो यहां पे बताना 100 सीसी अब बटा 1000, तो बताना लीटर बन गया कि नहीं बन गया, कट गया तो कितना आ गया 0.1, हल कर दीजिएगा तो पाई बराबर आंसर आ जाएगा। बताना ऊपर में 1 शून्य, नीचे में 4 शून्य, कोई दिक्कत है, इसे ही कैंसिल, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य
चलिए एक ही सुना कटा, कोई दिक्कत ना है। आगे काटिएगा 12 पचे 60, 12 पचे और भी काटिएगा तो कटेगा आगे, जो भी करके आ जाएगा आंसर पाई बराबर उतना ही आ जाएगा, एटीएम या पास्कल। चलिए एक और क्वेश्चन और लिखा देते हैं और उसको कल आप लोग बना के आइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, कल बता देंगे आप लोग को। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए फास्ट में। 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर 5% गन्ने का प्रासरण दाब ज्ञात करें। गन्ने का प्रासरण दाब ज्ञात करें। गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज, जिसको चीनी कहते हैं। चलिए तो आज इतना ही, और जिनको क्लास छूटा है सॉल्यूशन का वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1 से लेके जितना भी वीडियो है आप तक सब मिल जाएगा, उसको देखिए। समझ में नहीं आता है तो एक बार 2 बार देखिए, कमेंट में पूछिए, और जब समझ में आ जाए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बस।